हेलो दोस्तों, जो मूवी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये कहानी है जैक नाम के एक लड़के की। जैक जो कि एक वेयर हाउस में अपनी माँ के साथ रहता है। वैसे तो जैक दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन अब तक की जिंदगी में वो अपने लिए कुछ बड़ा नहीं कर पाया। वो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता है, जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन अब तक की जिंदगी में महज वो कोशिशों में लगा हुआ है। जैक को बेसबॉल मैच देखना, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना बहुत पसंद है और वो अक्सर इसी तरह की किसी न किसी इवेंट में तो जाया ही करता है। और आज भी वो किसी पार्टी में जाने वाला है। रात को जब वो बार में पहुंचता है तो वहीं पर बैठी हुई उससे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। एरिन को देखते ही वो बहुत खुश हुआ और उसके पास चला गया उससे बात करने के लिए, लेकिन एरिन बिल्कुल चुप है। दरअसल इन दोनों का कई बार पहले भी ब्रेकअप और पैचअप हो चुका है। एरिन और जैक दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जैक उसे कभी भी कोई कमिटमेंट नहीं देता और यही वजह है कि एरिन उससे बार बार ब्रेकअप कर उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन किसी न किसी तरीके से जैक उसे मनाकर फिर से अपने पास वापस लेकर आ जाता है। क्योंकि एरिन का भी उससे बहुत लगाव है, इसलिए वो उसे मना नहीं कर पाती और फिर से उसकी बातों में उलझकर उसके पास वापस आ जाती है। अब कॉन्वर्सेशन के दौरान एरिन जैक को बताती है कि वो जल्द ही एक मैराथन में हिस्सा लेने वाली है, लेकिन फाइनेंशियली उसके हाथ थोड़े से टाइट हैं, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट जमा करने के लिए आई है। उसकी ये बात सुनते ही जैक बहुत खुश हो जाता है। अब वो बार में मौजूद सभी लोगों के सामने ये अनाउंस करता है कि एरिन मैराथन में हिस्सा लेने वाली है, जिसके लिए उसे आप सबकी मदद की जरूरत है। दरअसल यहाँ मौजूद सभी लोग जैक को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वहाँ मौजूद सभी लोग एरिन को थोड़े थोड़े पैसे देकर उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। और अब जल्द ही एरिन के पास इनफ पैसे आ चुके थे। जैक की मदद से वो काफी खुश हो जाती है। एरिन को इस तरह से वापस खुश देखकर जैक को बहुत अच्छा लगता है। वो एरिन से कहता है, मैं कल मैराथन में तुम्हारे लिए चीयर करने के लिए आऊंगा और मुझे यकीन है कि ये मैराथन तुम ही जीतोगी। वैसे तो एरिन को जैक के मैराथन आने वाली बात पर डाउट था, लेकिन फिर भी वो स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। जैक घर वापस आता है और अब एरिन को चीयर अप करने के लिए वो उसके लिए एक चार्ट पेपर तैयार करता है और सुबह होते ही वो मैराथन वाली जगह पर पहुँच जाता है। एरिन जैक को खुद के लिए चीयर अप करते हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है। उधर जैक चीयर करते हुए कहता है, तुम ही जीतोगी एरिन, मुझे यकीन है। इससे पहले कि वो रेस फिनिश हो पाती, अचानक वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और ये बॉम्ब ब्लास्ट बिल्कुल उसी जगह पर होता है जहाँ पर जैक खड़ा हुआ था। और अब कट टू कट दूसरे ही सीन में हमें जैक को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो इस वक्त बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। वो बिल्कुल बेसुध हालत में हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है। अब जैसे ही जैक की मॉम हॉस्पिटल पहुँचती है, डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि जैक के दोनों पैर काटने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसकी जान चली जाएगी। और अब ना चाहते हुए भी अपने बेटे को बचाने की खातिर उसकी मॉम को ये करना पड़ता है। जैक के दोनों पैर काट दिए जाते हैं और तभी वहीं पर हॉस्पिटल में एक इंश्योरेंस एजेंट आता है जो जैक की मॉम को बताता है कि जैक ने अपने नाम पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी, जिसकी वजह से उसके इलाज का पूरा पैसा बैंक उठाएगी। ये सुनते ही जैक की मदर थोड़ी चैन की सांस लेती है। दरअसल इस वक्त उनके पास कोई भी सेविंग्स नहीं बची थी, क्योंकि वो काफी शराब पीती थी, इसलिए ज्यादातर उनका पैसा शराब में उड़ जाता। अब लगातार मेडिकेशन के चलते आखिरकार कुछ समय के बाद जैक को होश आ जाता है, लेकिन अभी वो अच्छी तरीके से बोल नहीं सकता, इसलिए पास में ही बैठे दोस्त से पेन और पेपर मांगता है, जहाँ पर वो लिखकर सबसे पहले अपने दोस्त से एरिन के बारे में पूछता है। उसका दोस्त कहता है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो जैक, एरिन बिल्कुल ठीक है, वो इतने दिनों से हॉस्पिटल में ही है, तुम्हारा ख्याल रख रही है। तभी जैक अपने दोस्त को बताता है कि उसने बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों को देखा है और वो कैसे भी करके उन्हें सजा दिलवाना चाहता है। ये बात पता चलते ही जैक की गवाही के लिए तुरंत ही पुलिस ऑफिसर्स को खबर की जाती है। जल्दी ऑफिसर्स आते हैं, जहाँ पर जैक उन दोनों आतंकवादियों का स्केच बनवाता है और फिर उसके बताई गई इन्फॉर्मेशन के अनुसार जल्दी आतंकवादियों को पकड़ लिया जाता है। और तो और जैक उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही भी देता है, जिसके कारण अब पूरे देश में जैक का नाम हो चुका था। छोटे से लेकर बड़े तक हर एक इंसान जैक को पहचानता था। हर तरफ उसकी बहादुरी के चर्चे हो रहे थे और इसी दौरान उससे मिलने आती है एरिन, जिसके चेहरे पर अब भी बहुत उदासी छाई है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैक की ये हालत सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुई है। शायद वो उससे ना मिली होती तो जैक उसे चीयर करने के लिए मैराथन में कभी नहीं आता और आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। जैक ने ये सब कुछ तो कर दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत डिप्रेस होता जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स जब भी उसकी ड्रेसिंग करने के लिए आते उसके पैरों में जोरों का दर्द होता, लेकिन एरिन उसे संभालते हुए उसके पास खड़ी रहती। जैक अपनी ऐसी हालत देखकर हर पल जिंदगी में हारता जा रहा था। कई बार तो ऐसा होता है कि एरिन उसकी हालत को देखकर रो पड़ती है और उसके सामने खुद को उसका गुनहगार कहलाती है। बावजूद इसके दोनों एक दूसरे की हिम्मत बनकर खड़े रहते हैं। जल्द ही जैक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और जब वो वापस अपने अपार्टमेंट में आता है तो वहाँ उसे देखने के लिए बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि इस वक्त वो काफी फेमस हो चुका है।
तो आज वो लोग भी आए हैं जो उससे कभी बात नहीं करते थे। घर में इतनी अनवांटेड भीड़ को देखकर जैक परेशान हो जाता है और उसकी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है। वो एरिन से कहता है कि जल्दी से वो उसे वॉशरूम के अंदर ले चले। जैक जैसे ही अंदर पहुंचता है वो अपनी हालत देखकर फूट फूट कर रो पड़ता है। घंटों बैठा वो खुद को कोसकर अंदर ही रोता रहता है। अब मैं किसी काम का नहीं रहा, मैं खुद का भी साथ नहीं दे सकता। खुद के बारे में ऐसी बातें बोलता है जहाँ लोग उसके फेमस होने के कारण उसके लिए बहुत खुश थे, वहीं वो खुद के लिए बहुत दुखी था। जैसे ही लोग उसे कांग्रेच करते वो इस बात से इरिटेट हो जाता और इन सब के बीच एरिन उसे संभालती रहती। आज जैक जब सुबह बिस्तर से सोकर उठता है तो उसे काफी फ्रेश महसूस होता है। एक पल के लिए तो वो भूल सा गया कि जैसे उसके पैर नहीं है। वो नॉर्मल तरीके से जैसे ही उठने की कोशिश करता है अचानक लड़खड़ाकर फर्श पर गिर जाता है। जैक की माँ उसे रिहैब सेंटर लेकर जाती है ताकि फिर से वो रिकवर कर सके, जहाँ पर उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर आर्टिफिशियल लेग्स लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन वो फिर से फिजिकली स्ट्रॉन्ग तभी बन सकता है जब वो मन से स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इस वक्त तो वो मन से पूरी तरह से टूटा हुआ था। एक दिन जैक रोते रोते एरिन को कॉल करता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं शायद तुम्हारे बिना कुछ न कर पाऊँ, तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। अब एरिन उसकी मदद के लिए तुरंत ही उसके पास आ जाती है। वो उसकी हर छोटी मोटी बातों का ख्याल रखती है और उसे हिम्मत देती ताकि वो फिर से उठकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। जैक धीरे धीरे जैसे ही रिकवर करना शुरू करता है लोग उसे अपने इवेंट्स में गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं, जिसके बदले वो उसे बहुत सारा पेमेंट करते हैं और आज तो उसे एक मैच की ओपनिंग के लिए बुलाया गया है। जैक खुशी खुशी वहाँ पहुँचता है, लेकिन अपने सामने इतनी सारी भीड़ को देखकर जो उसके लिए चीयर कर रही थी वो ये सब सुनकर एक बार फिर से अजीब तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि मन ही मन वो हार मान चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि आखिर लोग उसके लिए क्यों पागल हैं, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं है। जैक को अचानक अपने सामने उसी दिन के बॉम्ब ब्लास्ट का सीन दिखाई देने लगता है, जिसके कारण हैरान परेशान होकर वो वहाँ से भागने लगता है और सीधा लिफ्ट में आ जाता है, जहाँ पर एरिन भी उसके साथ थी। वो एरिन को भी अपने सामने देखकर इरिटेट हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहता है तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लेकिन एरिन उसके चिल्लाने का कोई बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो जानती है कि इस वक्त जैक अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ है, उसे हिम्मत की जरूरत है। वो उसे वापस घर लेकर आती है और उसे शांत करती है। दूसरे दिन जैक जब उठता है तो सबसे पहले एरिन से माफी मांगता है और फिर बातों ही बातों में वो एरिन से कहता है कि उसे भीड़ देखकर अचानक से घबराहट शुरू हो जाती है। उसे अचानक बॉम्ब ब्लास्ट के दिन के फ्लैशबैक आने शुरू हो जाते हैं। वो एरिन से कहता है मैं अब कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता, ना ही किसी पॉडकास्ट और ना ही किसी बड़ी जगह पर जाना चाहता हूँ। मैं बस कुछ दिन के लिए अपने साथ रहना चाहता हूँ, बिल्कुल अकेले। उसके ये सब कहने के बाद एरिन जैक को समझाती है कि तुम्हें इन सब के बारे में अपनी मॉम से बात करनी होगी, क्योंकि ये इंटरव्यूज और हर एक चीज तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए अरेंज करती हैं। और आज तो जैक से बिना पूछे उसकी मॉम ने घर में एक बारबेक्यू पार्टी रख दी, जहाँ पर वो सरप्राइज देकर सबके सामने ये अनाउंस करती हैं कि वो सभी जल्द ही जैक को एक शो में देखेंगे। लेकिन जैसे ही ये बात एरिन को पता चलती है वो निराश हो जाती है। वो जैक से कहती है तुम्हें इस बारे में अपनी माँ से बात करनी होगी, तुम्हें अपने मन की हर एक बात अपनी माँ को बता देनी चाहिए। जैक एरिन की बात को मानकर अपनी मॉम के सामने सब कुछ कह देता है कि अब मैं किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि ये सब की वजह से अचानक मुझे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। शायद मैं अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया हूँ। जैक की इन बातों को सुनकर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एरिन ने किया है। एरिन उसके बेटे को मेंटली डिसेबल्ड बना रही है। रात को शराब पीकर गुस्से में उसकी मॉम जैक के दरवाजे पर आती है और जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती है। वो चिल्लाते हुए जैक से कहती है मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहती हूँ। रिप्लाई में जैक कहता है लेकिन माँ मैं इन सब चीजों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, और वो शो करने की बात से साफ इनकार कर देता है। जैक धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है और इन सब में एरिन उसकी मदद करती है। जैक वापस अपनी पुरानी जिंदगी की तरह अपने दोस्तों से मिलने जाता है और वहाँ पार्टी करने के बाद अपने दोस्त से कहता है कि आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर उसके दोस्त उसे मना करते हैं। इस पर जैक अपने फ्रेंड से कहता है स्टीयरिंग मैं संभालूंगा और बाकी चीजें तुम। उसकी आंखों में चमक देखकर उसका दोस्त मना नहीं कर पाता और आज कई महीनों के बाद ड्राइव करके जैक को बहुत मजा आ रहा है। उसे काफी सुकून महसूस होता है, लेकिन मजे मजे में अचानक उसकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा तेज हो जाती है, जिससे पुलिस वाले उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो उसके सामने गाड़ी लगाकर जैक को रोक देते हैं। फिर गाड़ी में जैक को देखकर उसे वार्निंग दे दी जाती है। दरअसल ये ऑफिसर्स जैक को अच्छे से जानते हैं। वहीं रात को एरिन जब घर पहुंचती है तो वो जैक को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो नशे की हालत में बाथटब में पड़ा है और वहीं कुछ ही दूरी पर बेहोशी की हालत में उसकी माँ पड़ी है। उसने काफी शराब पी रखी है। ये देखकर एरिन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो कैसे भी करके जल्द से जल्द जैक को ठीक करना
करना चाहती है, लेकिन अगर ऐसी ही सिचुएशन रही तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरे दिन जैक जब अपनी माँ और एरिन के साथ रिहैब सेंटर जा रहा होता है, एरिन गुस्से में रात की पूरी घटना को जैक की माँ के सामने सुनाती है और इस पर भी काफी गुस्सा करती है। जैक को पता है कि एरिन ये सब कुछ उसके अच्छे के लिए कह रही है, लेकिन उसकी माँ को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अब बातें करते करते ये सभी रिहैब सेंटर पहुँच जाते हैं, जहाँ एक बार फिर से जैक की ट्रेनिंग शुरू की जाती है। लेकिन अचानक फ्रस्ट्रेट होकर जैक सब कुछ छोड़ देता है और चिल्लाते हुए वापस गाड़ी की तरफ चलने के लिए कहता है, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं कोई आर्टिफिशियल पैर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और ऐसा कहते कहते वो व्हीलचेयर पर बाहर आ जाता है। लेकिन जैक की इस हरकत से एरिन बहुत ज्यादा नाराज है। वो उस पर जोर से चिल्लाती है और उसे कायर कहकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एरिन अपनी बहन के पास आती है, जहाँ पर वो उससे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। वो अपनी बहन से कहती है कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि जैक इस जिम्मेदारी के लिए कभी तैयार नहीं होगा। लेकिन उसकी बहन उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें इस बारे में जैक से बात करनी होगी, क्योंकि अगर तुम उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाओगे तो शायद वो अपनी चीजों में सुधार कर सके। अपनी सिस्टर की बात को मानकर एरिन दोबारा वापस जैक के पास आती है और उसे खुद के प्रेग्नेंट होने की बात बताती है। ये बात सुनते ही जैक गुस्सा हो जाता है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, और तुम्हें पता है आज ये मेरी जो भी हालत है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। ना तुम मुझे कभी दोबारा मिली होती और ना तुम्हारे पीछे मैं मैराथन में गया होता, तो आज मैं अपने दोनों पैरों पर सुरक्षित खड़ा होता, शायद अपनी सपनों के दौड़ में लगा होता। उसके मुंह से खुद के लिए इतने कड़वे शब्द सुनकर एरिन बिल्कुल टूट जाती है। वो तुरंत ही अपनी गाड़ी से उतरकर रोते हुए अपनी घर की तरफ भागती है और अब कुछ समय तक दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है। आज जैक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, जहाँ पर वो किसी के आने का इंतजार कर रहा है। कोई उससे मिलने आ रहा है। वो आदमी अपना नाम मैक्स बताता है, जिसे देखकर जैक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दरअसल मैक्स ही वो आदमी था जिसने जैक की जान बचाई और उसे समय पर हॉस्पिटल पहुँचाया। और तो और उसका इलाज शुरू होने में कोई परेशानी न हो, इसलिए पहले ही उसने पैसे भी भर दिए थे। और अब दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, जहाँ बातों ही बातों में जैक उससे पूछता है, मैंने तुम्हारा लोगों की मदद करने के लिए काफी नाम सुना है, और हाँ तुम्हें तो इसके लिए अखबारों में भी देखा है, आखिर तुम ये सब क्यों करते हो? जैक की ये बात सुनकर मैक्स उसे बताता है कि मेरे 2 बेटे थे। मेरा बड़ा बेटा जो कि मरीन में था देश की सेवा के लिए, लेकिन एक दिन वो इसी देश के लिए शहीद हो गया। उसके जाने के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया था। उस वक्त मैं खुद को संभालने में नाकाम रहा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बड़े बेटे के जाने की वजह से मेरी भी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और इन सब के चलते मैंने अपने छोटे बेटे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण दिन ब दिन वो डिप्रेशन में जाता रहा और इस बात का मुझे एहसास तक न था। और एक दिन उसने हार मानकर सुसाइड कर लिया। मैं अपने छोटे बेटे की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता हूँ, क्योंकि समय रहते अगर मैंने खुद को संभाला होता तो आज वो मेरे साथ होता। और इसीलिए मैंने खुद से एक वादा किया कि जो भी लोग जिंदगी में टूटे हुए होंगे मैं उन्हें अपनी कहानी बताकर उनके लिए प्रेरणा का काम करूंगा। और यही बात मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि शरीर के किसी पार्ट के चले जाने से हमारी जिंदगी नहीं रुकती। यहाँ तक कि हमसे जुड़े हुए लोग आज भी हमें उतना ही प्यार करते हैं, और इससे पहले कि हम अपने जीवन के कीमती रिश्तों को खो दें, हमें संभल जाना चाहिए। और तुम्हें पता है आज जब भी मैं किसी की जान बचाता हूँ कि मैंने अपने बेटे से किया हुआ ये वादा पूरा किया। मैं चाहता हूँ बॉस्टन में जो टूर्नामेंट होने वाला है वहाँ की पहली बॉल तुम फेंको, दोबारा ये जिंदगी मिलने की खुशी में। जैक मैक्स को वादा करता है कि वो जरूर आएगा, और अब धीरे धीरे वो अपने ऊपर काम करना शुरू कर देता है। इवन वो हर दिन प्रोस्थेटिक्स लेग्स को लगाने की प्रैक्टिस करता है ताकि वो उस बॉल को अपने पैरों पर खड़ा रहकर फेंक सके। यहाँ तक कि वो एरिन को वॉइस मेल कर अपनी की गई हर गलती के लिए उससे माफी मांगता है और उससे ये भरोसा दिलाता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे कभी नहीं हटेगा। जल्द ही टूर्नामेंट का दिन भी आ जाता है और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों की भीड़ से होता हुआ मैदान में पहुँचता है। पहली बॉल फेंकते ही लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं। जब वो टूर्नामेंट से बाहर निकलता है तो रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो जैक को थैंक यू कहता है, क्योंकि वो लड़का जैक को अपनी जिंदगी का मोटिवेशन मानता है। जैक को पूरी तरह से अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो समझ चुका था कि वो बहुत युवाओं की इंस्पिरेशन बन चुका है और अब वो उन लोगों के आत्मविश्वास को कभी नहीं तोड़ सकता। उसे हर पल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना होगा। जब वो गाड़ी में बैठता है तो उसकी माँ उसके साथ थी। वो अपने द्वारा की गई सारी गलतियों के लिए जैक से माफी मांगती है। शायद मैं पैसों को लेकर अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। और वो जैक से कहती है कि तुम्हें एरिन के पास जाना चाहिए। वो भी एरिन से बेसब्री से मिलने का इंतजार कर रहा है। वहाँ पहुंचकर वो प्रोस्थेटिक लेग्स को पहनता है और अपने पैरों पर चलकर एरिन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। उसे इस तरह से चलता हुआ देखकर एरिन बहुत खुश हो जाती है और अब बहुत जल्द दोनों शादी कर लेते हैं। और कुछ सालों के बाद एरिन एक बार फिर से मैराथन में हिस्सा
हिस्सा लेती है, ना कि वो महज मैराथन में हिस्सा लेती है। और खुद पर भरोसा करने के चलते ये मैराथन जीतती भी है। उसे जीतते हुए देखकर जैक खुशी से जोर जोर से उसके लिए चीयर कर रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हाइप का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी रीच और भी लोगों तक पहुँचे और हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोस लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।